हाईटेक तिलक में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको दान वाला जो टॉपिक है अपना फसल वाला वो कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद में मैं अब स्टार्ट करूंगा गेहूं। तो अपना जो टॉपिक है वो है गेहूं। तो गेहूं का मैं विस्तार से आपको वर्णन कराऊंगा। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता भाई गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, लेकिन जो ट्रिटिकम एस्टिवम जो प्रजाति है वो कितने सेक्टर में बोते हैं, तो देखो 87% सेक्टर में जो गेहूं की ट्रिटिकम एस्टिवम प्रजाति बोते हैं। उसके बाद में देखो काटिया गेहूं। काटिया गेहूं का भी जो मैं बता रहा हूं आपको वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम, बताओ ट्रिटिकम ड्यूरम। अब देखो कल बताया था मैं आपको ट्रिटिकम ड्यूरम, ये इसका जैसे मैक्रोनी गेहूं, काटिया गेहूं, देखो ट्रिटिकम एस्टिवम ये 87% सेक्टर में उगाया जाता है। ट्रिटिकम ड्यूरम ये 12% सेक्टर में उगाया जाता है। और दो वेराइटी और है, एक की लिखा रहा हूं मैं इमर गेहूं। इमर गेहूं यह है ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम ये 3 वेराइटी है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है इन दोनों में से पूछता है। देखो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछता है, मैक्रोनी गेहूं, मैक्रोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन आया हुआ है, सुपरवाइजर में भी आया हुआ है और जेट में भी आया हुआ है। मैक्रोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम है तो है यह ट्रिटिकम ड्यूरम। और ट्रिटिकम एस्टिवम प्रजाति को कितने प्रतिशत सेक्टर में उगाया जाता है, तो 87% सेक्टर में उगाया जाता है। इसके बाद में देखो कुल ग्रेमिनी, ग्रेमिनी पोएसी, ग्रेमिनी पोएसी घास कुल। ग्रेमिनी पोएसी घास कुल इस सभी का समान है, खाद्यान्न फसलों का करीबन करीबन सभी का समान है ये कुल ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल। इसके बाद में देखो उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान तो जो दान था उसका था तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। दान का क्या था, दक्षिणी पूर्वी एशिया। और इसका है दक्षिणी, बताओ दक्षिणी पश्चिमी, पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अब देखो गुणसूत्र संख्या 2 का याद करवाऊंगा। गुणसूत्र जो संख्या है वो 2 का याद करवाऊंगा। एक तो ट्रिटिकम एस्टिवम और एक है ट्रिटिकम डाइकोकम।
तो गुणसूत्र संख्या देखो 2n बराबर 42 60 गुणित, और इंग्लिश में बोलते हैं 60 गुणित को हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड 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 हेक्साप्लॉइड। इसके बाद में देखो जो अपना ट्रिटिकम डाइकोकम मैक्रोनी गेहूं जो इसकी जो गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 28, 2n बराबर 28। ध्यान रखना कोई सा भी आ सकता है, गुणसूत्र संख्या भी कोई सी आ सकती है। 2n बराबर 28। सामान्य संगठन एक तो इसमें 11.8% क्या पाया जाता है, प्रोटीन। 11.8% प्रोटीन, 62 से 71%, 71% कार्बोहाइड्रेट 1.5 से 2.5% वसा, 1.5 से 2.5% वसा पाई जाती है। देखो एक बार इधर देख लो, सामान्य संगठन में 11.8% प्रोटीन, 62 से 71% कार्बोहाइड्रेट, 1.5 से 2.5% वसा पाई जाती है। इसके अलावा देखो इसकी रोटी क्यों फूलती है, ग्लूटीन प्रोटीन के कारण। जैसे कोई सी देख लेना आप, इसकी रोटी फूलती है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, ग्लूटीन प्रोटीन। और कौन सी फसल के जो दाने हैं उसमें ग्लूटीन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, मक्का बाजरा जो फिर मैं डिस्कस है ना जो। तो देखो 1.5 से 2.5% वसा पाई जाती है, और देखो ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। ये क्वेश्चन में लिखा दूंगा तो आपको, जो में ग्लूटीन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, इसलिए कब्ज रोगियों के लिए जौ की रोटी उपयुक्त है। जलवायु, गेहूं को कब बोते हैं, वही रबी ऋतु। गेहूं की जो फसल की बुआई करते हैं वो रबी ऋतु है। तो देखो रबी ऋतु सबसे उपयुक्त है। रबी ऋतु सबसे उपयुक्त है। तो फसल बुआई के समय मैंने ट्रिक बताई थी। फसल बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, बढ़वार व पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। देखो मान लो मैं बादियो अक्टूबर नवंबर में बादियो, तो जो ही आप आगे जाओ लो, जन नवंबर आओ लो सर्दी पड़बा लाग जाओली, फिर दिसंबर आओ लो और ज्यादा सर्दी पड़बा लाग जाओली। तो देखो 5% कम कर दियो मैं, और वो ट्रिक भी था ना मालूम जे, -5 कम करनी जे, -5 कम करनी जे। 20 में से 5 गया तो 15,
25 में से 5 गया तो 20, तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। अब देखो मृदा, मृदा बलुई दोमट, मृदा है बलुई दोमट। इसके बाद में देखो उन्नतशील किस्में, उन्नतशील किस्में, देखो एक बार उन्नतशील किस्में की जो ट्रिक बना रखी है वो एक बार देख लो। हाँ, राजस्थान में, राजस्थान में गेहूं मिलते हैं फ्री में। यह ट्रिक न मैं मारवाड़ी में बना रखे, जो राजस्थान में गेहूं मिले छे फ्री में, राजस्थान में गेहूं मिले छे फ्री में, पैसे थोड़ी लगते हैं, फ्री में मिलते हैं। तो देखो राजस्थान में गेहूं मिलते हैं फ्री में, देखो ये उन्नतशील किस्मों वाली ट्रिक है, राजस्थान में गेहूं मिलते हैं फ्री में। तो देखो एक बार देखो, हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, एक ही बात है। राज 3077, राज 3777, राज 3765, रात 3077, रात 3777, रात 3765, ये और देखो सोनालिका, सोनालिका, सोनारा 63, सोनारा 63, सोनारा 64, लरमा रोजा। देखो इन तीनों की खासियत है, प्रथम बार आयातित किस्में है, प्रथम बार आयातित यानी निर्यात यानी तो बेचना, आयात यानी अपने देश में लाना, आयातित किस्में। प्रथम बार आयातित किस्में। इसके बाद में देखो HD 2009, HD 2009 इसका अन्य नाम भी है, बताओ अर्जुन, इसका जो अन्य नाम है वो है अर्जुन। देखो इस HD 2009 की एक खासियत है, HD 2009 अर्जुन, HD 2009 अर्जुन, इसमें 2,4-D का उपयोग नहीं करते हैं। 2,4-D का जैसे ही प्रयोग करते हैं, पत्ती है ना, ये बाली 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 है ना, पत्ती नुमा संरचना में बदल जाती है। जो अपनी भाषा में दांगिया चे, दांगिया जो बाली जे, वह पत्ती नुमा संरचना में बारीक हो जाओ जे, छोटी हो जाओ जे, पतली हो जाओ जे, पत्ती नुमा संरचना में बदल जाओ जे। HD 2009। PW देखो पंजाब वीट, PW पंजाब वीट, कोई सी आंकड़े लगा दो 2023 या कुछ भी। GW देखो ये ध्यान रखना, आपको ये जो आंकड़े हैं ये कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप पकड़ोगे इनसे। PW पंजाब वीट, अपने को याद करना है, बस ट्रिक के हिसाब से याद करनी है। GW गुजरात वीट, PW पंजाब वीट, GW गुजरात वीट। राजस्थान में गेहूं मिलते हैं फ्री में, तो कोई सी भी चीज है, जैसे PW दे दिया मैं 1887, 1877 और 1887, तो ये जरूरी नहीं है, अपने जो जरूरी है
वो ये याद करना है, PW और GW, PW और GW। इसके बाद में 2-5 काटिया गेहूं की किस्में लेकर आऊं आपको। काटिया गेहूं, जो काटिया गेहूं की जो किस्में हैं, राज 1555, राज 1555, राज 1055, राज 1055। इसके बाद में मेघदूत, मेघदूत, लोकवन, लोकवन, यह है काटिया गेहूं की किस्में। इसके बाद में जो अपना अगला जो है वो है गेहूं की उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है, गेहूं की उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है? सरबती सोनारा, सरबती सोनारा उत्परिवर्तन किस्म। सरबती सोनारा है जो है अपनी उत्परिवर्तन किस्म, म्यूटेंट वेराइटी। इसके बाद में देखो गिरिजा, गिरिजा, सेलजा। देखो देखो नाम से ही मालूम चल रहा है, या तो कोई चट्टान के बारे में बता रहा है, गिरिजा, गिरिजा, गिरिराज पर्वत या सेलजा चट्टान के बारे में बता रहा है। तो जहां जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, उनके लिए उपयुक्त किस्में है ये गेहूं की, गिरिजा और सेलजा, गिरिजा और सेलजा। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गिरिजा और सेलजा, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। इसके बाद में है अपनी है अगला जो पॉइंट है वो है बीज दर। बीज दर में से क्वेश्चन आ जाता है, ये इसमें क्या है, एक तो बुआई करते हैं सामान्य, जैसे मान लो मेरे को दिसंबर में बाना है या अक्टूबर में बाना है या नवंबर में बाना है, फिक्स टाइम सामान्य बुआई, जैसे न तो ज्यादा अगेती न ज्यादा पचेती, सामान्य बुआई बोलते हैं उसे। तो देखो बीज दर सामान्य बुआई के लिए, सामान्य बुआई के लिए, सामान्य बुआई के लिए 100 केजी प्रति हेक्टेयर, 100 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सामान्य बुआई के लिए 100 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखो लवणीय, लवणीय, सारीय, सारीय व देर से बुआई के लिए पचेती बोला जाऊं ना, देर से बुआई के लिए देर से बुआई के लिए 120 से 125 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। पहले क्या है, पहले डिबलर चलता था एक, जिसको देखो ऐसा होता था वो डिबलर,
ध्यान सीड्रल आउज सीड्रल की वह नीचे लगी रही ना वो बीज भरी रही बीज आउज वान को डिबलर हो जो बेला से चाल जो डिबलर और एक जोड़ी जे जड़े बीज रहे हो जो जोड़ी में बीज रहे हो जो तो उन्हें एक एक दाना ने पटका चाहिए यहाँ बेला से चले जाओ जो और वो डिबलर में पटके जाओ जाओ तो वो जो डिबलर विधि जे उमा बीज दर से उमा जो बीज दर है डिबलर विधि में बीज दर डिबलर विधि में बीज दर 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर 4 गुना बचत होगी डिबलर विधि में बीज दर 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर डिबलर विधि में बीज दर देखो नायला टाइप का था और पहले चलता था ये प्राचीन समय में बैलों द्वारा उपयोग किया जाता था ये डिबलर इसमें बीज दर है 25 से 30 केजी और संकर किस्मों के लिए संकर किस्मों के लिए पिक्स 67 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है संकर किस्मों के लिए 67 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है आपको बीज दर से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इन चारों में से एक पूछेगा ज्यादातर जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो है सामान्य बुआई के लिए लवणीय सार व देर से बुआई के लिए क्यों ज्यादातर एनसीईआरटी की बुक में यही दे रखा है तो डिबलर विधि का भी आ सकता है 4 गुना बचत होती है जैसे इसमें तो 100 केजी और इसमें 25 केजी इसमें तो 100 केजी इसमें 25 केजी संकर किस्मों की जो बीज दर है वो है 67 केजी संकर किस्मों की भी जो बीज दर है वो है 67 केजी अब देखो बुआई का समय सभी रबी ऋतु के लिए मैं बोला था लवणीय या देर से बुआई भी कर सकते हैं लेकिन सभी जो रबी ऋतु है उसकी जो बुआई करते हैं वो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर यह रबी ऋतु में बुआई का समय सभी में रबी ऋतु में बुआई का जो समय है वो सभी में यही है और खरीफ ऋतु में बुआई का जो समय है वो है 15 जून से 15 जुलाई खरीफ ऋतु में जो बुआई का समय है वो 15 जून से 15 जुलाई जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो जून माह में करीबन 99% जून माह में बारिश हो जाती है बारिश होते ही डायरेक्ट मक्का बादे ज्वार बादे बाजरा बादे बाने लग जाते हैं अपने घर वाले तो देखो रबी ऋतु में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर खरीफ ऋतु का आ जाए तो 15 जून से 15 जुलाई जायद ऋतु का आ जाए जायद ऋतु का आ जाए तो डायरेक्ट 15 फरवरी से 15 मार्च 15 फरवरी से 15 मार्च बुआई की विधि एक बार देख लो इधर देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेट में भी आया हुआ है सुपरवाइजर में भी आया हुआ है और सीयूटी में भी आया हुआ है बुआई की विधि देखो दान का तो मैं बताया था आपको दान का दो 20 × 10 R × R 10 20 और P × P 10 देखो इधर देखो एक बार दान के बारे में बता रहा हूं मैं आपको साथ में जैसे फसल दान हो गई तो दान के बारे में भी बताता जाऊंगा देखो R × R पौधे से पौधे की दूरी दान में 20 थी नहीं
कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी r इंटू आर है ना, कतार से कतार की दूरी 20 सेमी, और ये है अब है पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी। इसके बाद में देखो गेहूं का देखो, कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी 22.5 सेमी, कतार से कतार की दूरी 22.5 सेमी, वह पौधे से पौधे की दूरी पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी। ध्यान रखना, बता दिया आपको, कतार से कतार की दूरी या पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी पूछ ले तो 10 सेमी। यह है बुआई की विधि। तो देखो 22.5 इंटू 10 सेमी, तो कतार से कतार की दूरी है, ये पौधे से पौधे की दूरी है। तो बुआई की जो विधि है वो अपनी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में देखो ये भी क्वेश्चन आ जाता है सिंचाई, सिंचाई देखो, वैसे तो गेहूं को अच्छे सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां जो क्वेश्चन आएगा गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करते हैं, कितने दिन में करते हैं, इनकी जो जैसे शीर्ष जड़ निकलते समय करते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, कितने दिनों की अवस्था में सिंचाई करते हैं। तो देखो सिंचाई 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो प्रथम सिंचाई CRI, शीर्ष जड़ निकलते समय, देखो इनके जो अन्य नाम है एक बार देखो, CRI अवस्था शीर्ष जड़ निकलते समय, इसको चंदेरी जड़ निकलते समय, और बुआई के 21 दिन बाद, बुआई के 21 दिन बाद, देखो एक जो प्रथम सिंचाई है उसके कोई 4-5 नाम है। CRI अवस्था शीर्ष जड़ निकलते समय, चंदेरी जड़ निकलते समय, बुआई के 21 दिन बाद, बुआई के 21 दिन बाद, तो ये है प्रथम सिंचाई। बुआई के 21 दिन बाद क्वेश्चन ऐसे आ जाए 20 से 25 दिन, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25 दिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसमें 20 से 25 दिन दे रखे हैं, लेकिन फिक्स आ जाए तो 21 दिन, फिक्स आ जाए तो 21 दिन, ठीक है। फिक्स आ जाए तो 21 दिन, और ऐसे पूछ ले 20 से 25 दिन, तो ये करना है, दोनों में से एक पूछेगा। CRI अवस्था शीर्ष जड़ निकलते समय, चंदेरी जड़ निकलते समय, बुआई के 21 दिन बाद। अब देखो जो जैसे मान लो पानी की कमी है, वहां 2 सिंचाई करना अति आवश्यक है, वहां 2 सिंचाई करना अति आवश्यक है जहां पानी की कमी हो। तो देखो दूसरी सिंचाई दानों की दूधिया अवस्था, देखो जहां पानी की कमी है, जहां पानी की कमी हो
जहां पानी की कमी हो, जहां पानी की कमी हो उन क्षेत्रों में दो सिंचाई करते हैं। प्रथम सिंचाई CRI अवस्था, CRI अवस्था, उसका अन्य नाम है शीर्ष जड़ निकलते समय, चंदेरी जड़ निकलते समय और बुआई के 21 दिन बाद। बुआई के 21 दिन बाद या 21 दिन की अवस्था में, या तो 21 दिन बाद या 21 दिन की अवस्था में सिंचाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाए 20 से 25 दिन, 30 से 35 दिन, 35 से 40 दिन, 40 से 50 दिन, तो 20 से 25 दिन करना है। इसके बाद में देखो दूसरी सिंचाई दानों की दूध अवस्था में, तो दानों में दूध कब बढ़ने लग जाते, कितनी अवस्था में, कितने दिन में, तो देखो 100 से 105 दिन। देखो 100 से 105 दिन की अवस्था में दूसरी सिंचाई करते हैं। ये से क्वेश्चन आएंगे दो क्वेश्चन में बता दिया कैसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरी सिंचाई का क्वेश्चन या तो दाना की दूधी अवस्था का आएगा या दिन दे देगा वो 100 से 105 दिन। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फर्स्ट वाली CRI अवस्था, शीर्ष जड़ निकलते समय, चंदेरी जड़ निकलते समय, बुआई के 21 दिन बाद, बुआई के 21 दिन बाद या 21 दिन की अवस्था में, या 21 दिन की अवस्था में, 21 दिन आ जाए और 20 से 25 दिन भी आ जाए तो पहले 21 दिन करना है। ध्यान रखना ये चीज का, ये कंफ्यूज करने के लिए दे देगा आपको। 21 दिन आ जाए, 20 से 25 दिन आ जाए, फिर भी 21 दिन ही करने हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको। गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ए CRI अवस्था, ब दानों की दूधी अवस्था, दानों की दूधी अवस्था, स दाना पकते समय, द उपयुक्त सभी। अब बच्चों आप ही बताओगे गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। CRI अवस्था लिखा दिया, दानों की दूधी अवस्था लिखा दिया, दाना पकते समय लिखा दिया, उपयुक्त सभी लिखा दिया। तो देखो मुख्य पूछ रहे, यहां से पकड़ोगे आप। मुख्य पूछ रहे तो जैसे मान लो इस टाइम पानी नहीं पिलाए तो वो वैसे ही मर जाएगा, पौधा वैसे ही मर जाएगा। फिर कहां से उपज होगी, फिर दानों की दूधी अवस्था ढूंढना आप, मिलेगी क्या आपको। तो देखो CRI अवस्था, CRI अवस्था, इसमें सिंचाई करना अति आवश्यक है। यह है CRI अवस्था, मुख्य क्रांतिक अवस्था है CRI अवस्था। इसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है, गेहूं की जल मांग है। गेहूं की जल मांग है, गेहूं की जल मांग है 450 से 450 mm, 450 से 450 mm। यह है अपने सिंचाई की क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है सिंचाई।
ध्यान रखना, सिंचाई को किसी भी कंडीशन में आप याद करना है। और इसके साथ साथ कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बता दिया। मुख्य आ जाए तो सी आ रहा है उसका। और जलमांग का जो क्वेश्चन है वो है 450 से 450। इसके बाद में देखो अपना जो टॉपिक है वो है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई जिसे अंतराकृषि भी बोलते हैं, अंतराकृषि। तो देखो मैं डेफिनेशन तो लिखाने से रहा। निराई गुड़ाई फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई की क्रिया करके खरपतवार व अन्य पौधों को उखाड़कर नष्ट करना। तो देखो इसमें एक खरपतवार पनप रहा है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट एक खरपतवार पनप रहा है, उसका नाम है गेहूंसा। तो देखो गेहूंसा के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो गेहूंसा की मैं सब डिटेल आपको पहले वर्णन करा रहा हूं, फिर बाद में क्वेश्चन लिखाऊंगा। देखो गेहूंसा, गेहूंसा इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर। अन्य नाम है, अन्य नाम, अन्य नाम है गेहूंसा, गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, गेहूं का मामा, गेहूंसा, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, गेरुई, गेरुई। तो ये चार नाम है, जो चारों नाम आपको बता दिए हमें। तो देखो गेहूंसा का जो वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस माइनर, अन्य नाम है गेहूंसा, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, गेरुई। और देखो क्वेश्चन आता है कितना शानदार, गेहूं के 1000 दानों का भार कितना होता है? गेहूं के 1000 दानों का भार कितना होता है? 2 ग्राम, 2 ग्राम। गेहूंसा, गेहूंसा के या फेलेरिस माइनर के 1000 दानों का भार कितना होता है? 2 ग्राम। और गेहूं का पूछ ले, गेहूं का पूछ ले तो 40 ग्राम। ध्यान रखना ये चीजें। गेहूंसा का जो परीक्षण भार है वो है 2 ग्राम, और गेहूं का जो परीक्षण भार है वो है 40 ग्राम। 1000 दानों का जो भार है उसे बोलते हैं परीक्षण भार। तो गेहूं का जो परीक्षण भार है वो 40 ग्राम है, और गेहूंसा का जो परीक्षण भार है वो 2 ग्राम है। गेहूंसा की एक विशेषता और रह गई, ये सेम दिखता है, इसका जो पौधा है ना वो सेम दिखता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नकलची। अपने समान दिखने वाला, रंग रूप आकार, आकार की इसमें सब समान है, तो इसको ये एक नकलची खरपतवार है, नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार। तो देखो गेहूंसा के बारे में मैं आपको एक बार और विस्तार से बता रहा हूं। गेहूंसा वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस माइनर, अन्य नाम है गेहूंसा, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, गेरुई, ये अन्य नाम है। इसके बाद में गेहूंसा नकलची खरपतवार है, गेहूं के समान दिखने वाला है, वो है नकलची खरपतवार। और इसका जो परीक्षण भार है, इसका जो परीक्षण भार है वो है 2 ग्राम। और गेहूं का पूछ ले, गेहूं की जो फसल है उसका जो परीक्षण भार पूछ ले वो है 40 ग्राम, 40 ग्राम। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं इनको। क्वेश्चन में गेहूं का मुख्य खरपतवार है,
गेहूंसा, गेहूंसा। गेहूं का नकलची खरपतवार है। गेहूं का नकलची खरपतवार है गुल्ली डंडा। गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर। गेहूंसा का परीक्षण भार है 2 ग्राम। 1000 दानों का भार। गेहूंसा का परीक्षण भार है 2 ग्राम। 1000 दानों का भार परीक्षण भार कहलाता है। देखो एक क्वेश्चन और आ गया। गेहूं में किस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं? किस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं? देखो बच्चों, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से यहां 2,4-D आएगा, लेकिन जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए गेहूं में किस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं, तो इसमें 2,4-D का नाम भी नहीं आएगा। उसमें आएगा मेट सल्फोसल्फ्यूरोन। मेट सल्फोसल्फ्यूरोन लिखा है, तो मैं सल्फोसल्फ्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन तो लिखो मेट सल्फोसल्फ्यूरोन, मेट सल्फोसल्फ्यूरोन, मेट सल्फोसल्फ्यूरोन। गेहूं में किस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं? मेट सल्फोसल्फ्यूरोन। एक क्वेश्चन और है, एंडोसल्फान पे रोक कब लगी थी? एंडोसल्फान पे रोक कब लगी थी? एंडोसल्फान का पहले उपयोग होता था खरपतवार नाशी के रूप में और कीटों को मारने के लिए। एंडोसल्फान और ये, तो इस पे रोक लग गई। क्यों? ये ज्यादा फसलों को और मानव शरीर को ज्यादा हानि पहुंचाने लग गया, तो 2005 में एंडोसल्फान पे रोक लग गई थी। तो देखो, और अगला जो मेट सल्फोसल्फ्यूरोन 2,4-D भी लिख लो, 2,4-D, मेट सल्फोसल्फ्यूरोन 2,4-D। इसके बाद में देखो प्रमुख रोलियां, प्रमुख रोलियां, प्रमुख रोलियां, काली रोली, बुरी रोली, सफेद रोली, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। गेहूं की सबसे हानिकारक रोली है, गेहूं की सबसे हानिकारक रोली है। तो देखो मैं वैज्ञानिक नाम भी लिख रहा हूं उनका,
देखो एक बार देख लो, पक्सीनिया प्रजाति भी याद रख लोगे, जो भी आपका काम हो जाएगा। तो देखो प्रमुख रोलियां जिन्हें रस्ट भी क्योज रस्ट, तो देखो सफेद रोली पक्सीनिया ग्रेमिनी, काली पक्सीनिया स्ट्राइफोर्मिस, बूरी पक्सीनिया रिकोंडिडा। यही याद करनी है अपने ज्यादातर। जो पेपर बनाता है वो सोच समझ के बनाता है, तो जो ज्यादा नुकसान करेगी ना उसका क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। तो देखो बूरी पक्सीनिया रिकोंडिडा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यह है रोलियां। हाल टाइम तुम रोक बंद तो करो यार, बंद करो।